हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने ज्यामितीय समवायिता पूरा का पूरा पढ़ लिया था। कैसे कैसे निकाय में ज्यामितीय समवायिता हो सकता था। एल्कीन, आपका चक्रीय एल्कीन, चक्रीय एल्केन, स्पाइरेन, पॉलीफेनिल, उन सब में मैंने आपको ज्यामितीय समवायिता बता दिया था। किस तरह से ज्यामितीय समवायिता होता है मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में कि यार पढ़ के आना कि कौन कौन सी निकाय में होता है, ताकि आज ज्यामितीय समवायिता की गणना करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये ज्यामितीय समवायिता दर्शा सकता है या नहीं दर्शा सकता। दर्शाएगा तो उसके समावेवी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और किस फॉर्म में बनता है बेटा, इंटीजर की फॉर्म में और सिंगल करेक्ट की फॉर्म में बनता है ना। सिंगल करेक्ट की फॉर्म में भी बन सकता है और इंटीजर की फॉर्म में भी बन सकता है। तो ज्यामितीय समावेवियों की गणना कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम ज्यामितीय समावेवी की, आज देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ज्यामितीय समावेवी की गणना करने के लिए तीन तरह की प्रोफाइल के सवाल होते हैं बेटा, है ना। तीनों प्रोफाइल के सवाल मैं आपके पास कवर करने वाला हूँ। ठीक है, एक तो फॉर्मूला बेसिस होगा, दूसरा हमको ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा, तीसरा प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें हमें केसेस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला केस मैं लेने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको एक एन डिफाइन करने जा रहा हूँ। एन क्या होगा बेटा, ज्यामितीय समावेवी जहाँ जहाँ से संभव है वो इकाई सारी की सारी किस में काउंट होगी, हमारी एन में काउंट होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि एन का मतलब क्या है, कुल जीआई इकाई। ठीक है, जहां जहां से हमारा जीआई संभव है वो सारे की सारी जीआई इकाई को क्या बोल दिया मैंने, एन को नाम दे दिया। ठीक है ना, अगर एक इकाई होगी तो एक बोल देंगे एन की वैल्यू। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 2 आ रही है इसका मतलब जीआई इकाई कितनी होगी बेटा, 2 होगी। अगर 4 तरीके से जीआई संभव है तो कितनी एन की वैल्यू हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जिसमें हम फॉर्मूला लगा के जीआई की वैल्यू निकालेंगे कि कितने जीआई संभव है, कितने जीआई संभव नहीं है। तो उसमें पहले केस में मैं बात कर रहा हूँ कि यौगिक कैसा हो बेटा, यौगिक असममित हो। यौगिक असममित हो। असममित का मतलब कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल का मतलब, असममित का मतलब अगर मैं यौगिक को बीच में से काटना चाहूं तो वो 2 भागों में बराबर बराबर ना कट पाए, उसको क्या बोलते हैं, असममित यौगिक बोलते हैं। ऐसे यौगिक जिन्हें 2 बराबर भागों में ना बांटा जा सके। ठीक है, ऐसे यौगिक जिन्हें 2 बराबर भागों में ना बांटा जा सके उनको क्या बोल रहे हैं बेटा, यौगिक असममित यौगिक है। ठीक है, तो असममित यौगिक के लिए हमें कैसे निकालना है कुल जीआई की संख्या, उसकी बात करते हैं बेटा। तो एन को मैंने डिफाइन कर दिया कि एन का मतलब क्या है, कुल जीआई इकाई। तो यहाँ पे अगर मैं कुल ज्यामितीय समावेवी की बात करूँ, कुल जीआई की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा बेटा, 2 की पावर n आ जाएगा। जहाँ पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है जहाँ जहाँ से जीआई संभव है वो सारी इकाई क्या हो जाएगी बेटा, n हो जाएगी। 2 की घात n लिख देंगे तो कुल जीआई कितने आ गए हमारे, 2 की पावर n आ जाएंगे। अभी इसके एग्जांपल्स लेंगे हम कि कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं क्या मिक्स में एग्जांपल दूंगा ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अगर मैं सीधे इसी के अंदर लिखा दूंगा तो फिर मजे वाली बात नहीं रहेगी। इसी में बेटा ये पहले केस में फर्स्ट केस था और पहले केस में दूसरा केस बता रहा हूं, जब यौगिक कैसा हो बेटा, सममित हो। यौगिक सममित हो, और सममित का मतलब क्या होगा बेटा कि यौगिक को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। यौगिक को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, है ना। यौगिक 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, वो यौगिक कैसे होंगे, सममित यौगिक होंगे। अब सममित यौगिक के केस में क्या होगा बेटा, n 2 प्रकार का हो सकता है। n की वैल्यू बेटा सम संख्या आ सकती है और n की वैल्यू बेटा विषम संख्या आ सकती है। सम और विषम आपको पता है कि 2, 4, 6, 8, यानी कि जो भी 2 के पहाड़े में आते हैं वो सब सम संख्या होती है, और जो 2 के पहाड़े में नहीं आता वो विषम संख्या होती है। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या होती है। अगर हमारा n सम है तो वहाँ पे कुल जीआई की संख्या कितनी होगी बेटा, कुल ज्यामितीय समावेवी कितने बनेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब n की वैल्यू सम संख्या है। और कौन सा केस है बेटा, हमारा सममित वाला केस है। तो कुल जीआई कितना आ जाएंगे, 2 की घात n माइनस 1 प्लस 2 की घात n बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुल जीआई की संख्या कितनी आएगी विषम वाले के केस में, तो इसमें आएगा बेटा 2 की पावर n माइनस 1
प्लस 2 की पावर n प्लस 1/2 माइनस 1। कुछ लोग इसको बेटा दूसरे तरीके से भी लिखा देते हैं, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखाते हैं, वो लिखाते हैं 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना n प्लस 1/2 माइनस 1 को, तो n माइनस 1/2 ही लिखाई में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कैसी है बेटा, विषम संख्या में, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो सम संख्या में। आप समझ ही गए होंगे प्लस 1 लगाने का मतलब ही क्या है। प्लस 1 लगाने का मतलब है कि 2 से कट जाए, इसका मतलब n कैसा है, विषम है। बस ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने बेटा और आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये देखना आना चाहिए कि यौगिक सममित है या असममित है, यानी कि उसको बीच में से काटने पर 2 भागों में बट पा रहा है या नहीं बट पा रहा है। अगर आपने वो चीज़ देखना सीख लिया तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। आओ अपन एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अपन GI की गणना चालू करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। और टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फॉर्मूले के साथ साथ कैसे वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो सकता है वो भी बताऊंगा, केस बना बना के, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूला क्यों आया। पहले केस डिस्कस हुए हैं बेटा, पहले बहुत सारे सवालों को वैज्ञानिकों ने करके देखा है, अप्लाई करके देखा है, उसके बाद फॉर्मूला आया है। फॉर्मूला हमेशा बाद में आता है। किसी चीज़ का पूरा जब हम समराइज करके चीज़ को लिखना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पे कहाँ से GI संभव है बेटा, यहाँ से GI संभव है, यहाँ से GI संभव है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा यार आपको कि GI क्यों संभव है और क्यों संभव नहीं है, वो सारी बातें आपको पता है। घूर्णन प्रतिबंधित इकाई वाली बात पता है, टर्मिनल संयोजकता वाली बात पता है, L1 नॉट इक्वल टू L2 वाली बात पता है। मुझे तो बस आप इतना सा बता दो ये यौगिक सममित है या असममित। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ूँ तो यहाँ पर यहाँ तक की बात तो सेम है, लेकिन इधर मैथिल लगा हुआ है, इधर एथिल लगा हुआ है। अगर मैं इसको मिरर दिखाना चाहूँ, यहाँ से कांच दिखाना चाहूँ, तो क्या ये पूरा का पूरा ऐसा दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा बेटा। ये 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, इसलिए ये कैसा है, असममित। यहाँ पे कितनी इकाई GI दर्शा रही है बेटा, 2 इकाई GI दर्शा रही है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और ये कैसा है बेटा, ये हमारा असममित है, इसलिए कुल GI कितने आ जाएंगे यहाँ से, 2 की घात 2 यानी कि 4। अब वो 4 कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, दोनों सिस हो सकते हैं, तो दोनों सिस, दोनों ट्रांस हो सकते हैं। ये वाला सिस हो सकता है, ये वाला ट्रांस हो सकता है, और ये वाला अपना ट्रांस हो सकता है, और ये वाला सिस हो सकता है। ये 4 केस संभव थे, तो उसका सीधा आंसर आ गया हमारा 4। ये पहला एग्जाम्पल था, मैंने कराया। बाकी के एग्जाम्पल आप खुद करोगे, आप खुद दिमाग लगाओगे कि सम्मित है कि असम्मित, और उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सम्मित वाला है तो उसमें n की वैल्यू सम आ रही है या विषम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब खुद को करना भाई। काफ़ी सारे एग्जाम्पल दूंगा, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस अपनी ऐसी होनी चाहिए कि यार कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले अपन घबराए नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन अपना देखा हुआ होना चाहिए, पेपर में कंसेप्ट देखा हुआ आना चाहिए, बस इतनी सी गारंटी है अपनी। तो पहले मैंने ये 3 सवाल दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा इसको ट्राई करेंगे अपन, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। 12-13 सवाल करेंगे इससे, फिर अगली प्रोफाइल के सवाल करेंगे, फिर उसके बाद अगली प्रोफाइल के सवाल करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। ये लास्ट लेक्चर है GI का, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में संरूपण समावता चालू करेंगे, लेकिन अभी GI की बात कर रहे हैं। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन पोज करके ट्राई किया होगा बेटा, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला सिस्टम जो है वो GI दर्शाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको बीच में से काटने की कोशिश करूँगा तो बेटा यहाँ पर देखूंगा तो ये कैसा है, असम्मित निकल के आ रहा है। n की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि यहाँ पर कुल GI की संख्या कितनी आ रही है, 2 की घात 2 4 आ रही है। वही सिस ट्रांस, सिस ट्रांस और ट्रांसिस वाली बात आ रही है बेटा। वही 4 केस जो ऊपर वाले थे वही कॉपी हो रहे हैं, बस मैंने इथाइल की जगह ये आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप लगा दिया। फिर यहाँ पे बात करूँगा बेटा, तो आपने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पर ये वाली इकाई और ये वाली इकाई GI दर्शाएगी, और यहाँ पे अगर इसको बीच में से काटूंगा तो यहाँ पर देखूंगा ये यौगिक कैसा है बेटा, सम्मित है। जो इधर आ रहा है वही उधर आ रहा है। और सम्मित यौगिक के केस में यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 जगह से GI संभव है, यानी कि सम संख्या में आ रही है। तो कुल GI कितने हो जाएंगे अपने, कौन सा वाला सूत्र लगाऊंगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1 वाला लगाऊंगा। तो 2 की पावर 2 -1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1 लगाऊंगा। तो 2 की पावर 2, अरे यार ये तो सॉल्व कर लोगे ना, 2 की पावर 1, फिर यहाँ पे 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो 2 + 1 कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब 3 क्यों आया, एक केस कौन सा कटा होगा भाई, यहाँ पे भी 2 GI इकाई है, यहाँ पे भी 2 GI इकाई है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। एक केस कटा है, इसका मतलब कौन सा केस कटा है अपन अप्लाई करके देखते हैं। दोनों सिस हो सकते हैं, दोनों ट्रांस हो सकते हैं, एक सिस ट्रांस और एक ट्रांसिस हो सकता है, लेकिन ये दोनों केस हैं बेटा सेम है, समान है। नीचे वाले इसको मैं सिस लिखूँ, इसको मैं ट्रांस लिखूँ, तो अगर मैं इसको पलट दूंगा
तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रांस हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा। तो चाहे ये सिस हो चाहे ट्रांस हो, चाहे ट्रांस हो या सिस हो, एक ही बात है। आप चाहो तो उसको पलट के देख लो, वो का वही आएगा, वही केस रिपीट हो रहा है। जबकि सिस सिस ट्रांस ट्रांस वाली बात अलग है। सिस ट्रांस लिखा, उसको घुमाओगे तो ट्रांसिस दिख जाएगा आपको। इसलिए एक केस, इन दोनों में से कौन सा केस काट दूंगा, कोई भी एक केस काट दो बेटा, तो ये 3 केस बचे आपके लिए। बात समझ में आती है आपको? सिंपल सा सवाल था कि नहीं था? आओ और सवाल करेंगे बेटा, सवालों में कोई कमी नहीं रखेंगे। मिटा देते हैं इसको। और कौन करेगा? आप करोगे भाई। हाँ, सवाल तो आप ही को करने हैं, नाटक नहीं है। सवाल तो आप ही करोगे, तभी मजा आएगा। ट्राई करते रहो, पॉज करके ट्राई करते रहो, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, 4 से लेकर 7 तक के सवाल लिखे बेटा, इसको ट्राई करते हैं। इसको पोज करके आप ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हुए अपन सारे सवाल निपटा लेंगे। आपने ये वाला ट्राई किया होगा यार बेटा, और आपने देखा होगा कि ये और ये तीनों की तीनों बेटा जीआई दर्शाएगी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, किसी को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही। एन की वैल्यू 3 आ रही है, और ये यौगिक कैसा है? असम्मित है, क्योंकि इधर मेथिल और इधर एथिल आ रहा है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 की घात 3, यानी कि 8 जीआई संभव है। 8 जीआई कौन कौन से संभव हो सकते हैं, वो सारे केस बना सकते हो आप। सिस सिस सिस, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, सिस सिस ट्रांस, सिस ट्रांस सिस, ट्रांस सिस सिस। ठीक है, फिर 2 ट्रांस वाले ले लो, ट्रांस सिस ट्रांस, सिस ट्रांस ट्रांस, 3 3 6 7 8, ये 8 केस बन जाएंगे यार। ठीक है, ये कितने बन जाएंगे? 8 केस बन जाएंगे बेटा। अब अगर यौगिक सम्मित हो गया इस केस में, तो कुछ ना कुछ केस कटेंगे। तो आओ देखते हैं, नीचे वाले में आपने किया होगा, ये भी जीआई दर्शाएगा, ये भी जीआई दर्शाएगा, और ये भी जीआई दर्शाएगा, और दोनों तरफ मेथिल आ रहा है। एन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 3 आ रही है। लेकिन ये यौगिक कैसा है? सम्मित है। अगर आप इसको बीच में से काटोगे तो दोनों तरफ क्या आ रही है? सेम चीज़ आ रही है बेटा। ये यौगिक हमारा सम्मित यौगिक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कुल जीआई का सम्मित वाला लगाएंगे। सम्मित वाले में भी कौन सा? विषम संख्या वाला, यानी कि 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1/2 -1। ठीक है, एन की वैल्यू 3 डाल दी मैंने सीधे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा, 3 - 1 मतलब 2, 2 की घात 2, और 3 + 1 4/2, 2 - 1 2 की घात 1। यहाँ से वैल्यू निकल के आई बेटा 6। 2 केस कैंसिल हो गए, 8 में से 2 केस कैंसिल हो गए। क्यों हो रहे होंगे? क्योंकि उसको घुमाने पर वही केस रिपीट हो रहा होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पर ऊपर वाले केस में से, ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, सिस सिस ट्रांस और ट्रांस सिस सिस। बेटा आप इसको घुमाओगे ना, जब इसको पलटी मारोगे तो ये का ये नज़र आएगा, तो इस वाले केस को काट दो। इस नीचे वाले के लिए बात कर रहा हूँ। इसी तरह से ट्रांस ट्रांस सिस और सिस ट्रांस ट्रांस में एक केस काट दो, बाकी रह जाएगा, है ना। तो 6 केस आ गए अपने लिए, इसके लिए। ठीक है ना, ऊपर वाले में काट के बता दिया मैंने आपको, दोबारा लिखते टाइम वेस्ट होता। छठा नंबर आपने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो फिर से पोस्ट करके ट्राई कर सकते हो। अब आपने देख लिया कैसे मैंने डिस्कशन किया है। अगर मैं इसमें बात करूं, इस यौगिक को ध्यान से देखना है, घूरना है। पहले तो आपको इसमें जीआई इकाई यूनिट फाइंड करनी है। तो ये जीआई इकाई यूनिट है, ये जीआई इकाई है, ये हमारी जीआई इकाई है। इकाई यूनिट दोनों साथ में बोल दिया, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तीनों की तीनों हमारी कैसी है? जीआई दर्शाने वाली इकाई है। अब जीआई दर्शाने वाली इकाई है, मुझे देखना है यौगिक सम्मित है असम्मित है। तो मैंने इसमें बीच में से ऑब्जर्वेशन डाल के देखा, तो जो इधर आ रहा है आइटम वो इधर आ रहा है, यानी कि ये यौगिक तो सम्मित है। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा? 3 निकल के आ रही है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? सम्मित यौगिक वाला लगाऊंगा, यानी कि 2 की घात 3 - 1 प्लस 2 की घात 3 प्लस 1/2 -1। तो यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा आंसर, जो ऊपर वाले में आया था। यानी कि यहाँ पे कितने जीआई संभव है बेटा? 6 जीआई संभव है, कुल 6 जीआई संभव है यहाँ पे।
फिर यहाँ पे बात करें 7वें नंबर पे, तो मैंने आपको बोला था कौन जीआई दर्शा सकता है कौन जीआई नहीं दर्शा सकता, ये आपको पता होगा तभी आप सवाल में अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज सवाल नहीं हो पाएगा। आप लोग क्या है देखोगे घूर्णन प्रतिबंधित इकाई, तो आप लोग जाने कितनी इकाई निकाल दोगे जीआई की। अगर मैं आपको बात करूं तो आपने एक तो इसको ऑब्जर्व किया होगा, आपने एक इसको ऑब्जर्व किया होगा और आपने एक इसको ऑब्जर्व किया होगा। कभी भी त्रिबंध जीआई नहीं दर्शाता, ये मैंने आपको बात कर चुका हूँ पहले भी। और यहाँ पे बात करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली बात है, तो ये भी जीआई नहीं दर्शाएगा। टर्मिनल स्थिति से, नॉन टर्मिनल स्थिति से दर्शा सकता था। तो केवल और केवल हमारा जीआई कौन दर्शा रहा है बेटा, बीच वाला दर्शा रहा है, बीच वाला दर्शा रहा है। और हमारा यौगिक कैसा असममित है बेटा, तो 2 की घात 1 यानी कि 2 जीआई संभव है। 2 कौन से, एक शेष और एक ट्रांस। कितना आसान है देखो यार, लल्लू सवाल है, 1 नंबर का लल्लू सवाल है कि नहीं है बोलो। 7 सवाल अपन ने कर लिए और अपन आगे ट्राई करते हैं बेटा। इधर की तरफ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपन करना। ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, मिटा देते हैं फिर इसको। आठवां सवाल देखते हैं बेटा, 8वां सवाल क्या है हमारे लिए। अब थोड़े से चक्रीय यौगिकों में खेलते हैं हम। ठीक है, 8, 9, 10 और 11 4 सवाल लिखे हुए हैं बोर्ड पे आपके। आपको बताना है 8वें, 9वें, 10वें में कितने जीआई संभव होंगे, कुल जीआई की संख्या निकालनी है। जीआई इकाई देखना है क्या जीआई संभव है, अगर हो गई इकाई तो ही जीआई निकल के आएंगे, अगर होगी नहीं तो क्या निकल के आएगा यार, 0 निकल के आएगा। आप 8वें नंबर को देखो, क्या चक्रीय एल्कीन 6 सदस्य वाली दर्शा सकती है जीआई, नहीं दर्शा सकती। यहाँ पर भी बेटा क्या आ गए, दोनों के दोनों हाइड्रोजन आ गए, ये भी sp2 है। यहाँ पे जीआई इकाई कितनी है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि कुल जीआई कितने आएंगे यार, कुल जीआई हमारे कितने आ जाएंगे बेटा, 0 निकल के आ जाएंगे। इसके लिए बात समझ में आ रही है, हमारी कुल जीआई की संख्या यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा, 0 निकल के आ रही है। कोई जीआई इकाई नहीं है जो दर्शाती हो। 9वें वाले में आप देखोगे, 9th वाले में, तो यहाँ पर बेटा 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यानी कि ये दोनों द्विबंध तो जीआई इकाई की तरह काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे 2 भिन्न sp3 परमाणु पर अगर भिन्न संयोजकता लगी हो तो वो जीआई दर्शा सकती है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो इस कार्बन की और इस कार्बन की बात करूँ तो ये sp3 है बेटा, और यहाँ पर 2 भिन्न संयोजकता लगी हुई है, यानी कि एक जीआई यूनिट हमको यहाँ पे मिल गई है, n की वैल्यू 1 मिल गई है, तो 2 की घात 1 2। अगर फॉर्मूले से भी नहीं चलो तो ये सिस बना सकती है या फिर ट्रांस बना सकती है। ये दोनों पाइबंद तुम्हारी तरफ आ सकते हैं, एक तुम्हारी तरफ और एक बोर्ड के अंदर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों सिस पे हो सकते हैं और एक सिस और एक ट्रांस पे हो सकता है। कितना आसान सवाल था। 10वां सवाल बहुत बेहतरीन है, ठीक है, पोस्ट करके ट्राई करो। तो आपने ट्राई किया होगा, तो मैंने आपको बोला था कि चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन की आवश्यकता है, 8 कार्बन की आवश्यकता है बेटा। तो ये एल्कीन यहाँ से जीआई दर्शा सकती है बेटा। और कौन दर्शा सकता है बेटा, ये वाली एल्कीन भी दर्शा सकती है, लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आ गए, यानी कि ये एल्कीन जीआई नहीं दर्शाएगी। लेकिन ये 2 sp3 कार्बन जो है ये भी जीआई दर्शा सकते हैं। तो जितने भी मैंने गोले बनाए हैं ये सारी की सारी किसकी तरह काउंट होंगे बेटा, n की तरह काउंट होंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 3। एक तो 8 सदस्य वाली चक्रीय एल्कीन, एक बाहर वाली एल्कीन, और एक ये sp3 वाले चक्रीय एल्केन की तरह जो साबित हो रहे हैं वो n=3 निकल के आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे n=3 निकल के आ रहा है और मैं यौगिक को देखूं तो ये यौगिक कैसा है यार, ये यौगिक असममित है। कैसा है यौगिक हमारा, असममित है। और असममित के लिए सूत्र क्या लगता है बेटा, 2 की पावर n, यानी कि 8 तरह की जीआई संभव है इसमें, 2 की घात 3, 8 जीआई संभव है इसके लिए। बात समझ में आ रही है। 11वां सवाल बेटा ट्राई करो पोस्ट करके, 11th वाला है ना, 10वें की तरह ही है। तो आपने ट्राई किया होगा बेटा, तो आपने जीआई इकाई कौन कौन सी फाइंड करी, जीआई इकाई एक तो आपने ये फाइंड करी होगी,
दूसरी जीआई इकाई आपने ये देखी होगी और तीसरी जीआई इकाई ये देखी होगी। ये तो कोई भी देख लेगा, और जब 8 सदस्य वाला दर्शा सकता है तो ये तो दर्शा ही देगा। और यहाँ पर ये sp3 और ये sp3 कार्बन है बेटा, तो यहाँ पर भिन्न संयोजकता लगी हुई है, तो ये भी जीआई दर्शाएगी। बात समझ में आती है आप लोगों को? तो n की वैल्यू कितनी आ गई यार? n की वैल्यू 3 आ गई, और ये कैसा यौगिक है? असम्मित यौगिक है, तो 2 की घात 3, यहाँ पर 8 जीआई संभव है। कितने जीआई संभव है? यहाँ पे 8 जीआई संभव है। बात समझ में? यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, तो देखो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 12 नंबर का एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ पर आपको बताना है यार, है ना, जीआई कितने बनेंगे। थर्टीन्थ वाला भी यही लिख देता हूं मैं। आपको बताना है इन दोनों में जीआई कितने संभव होंगे, है ना। बढ़िया एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, पोज करो, ट्राई करो। तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक यूनिट तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। इसको बीच में से काटूंगा तो सम्मित भी है, यानी कि कितनी जीआई की यूनिट आ रही है? 5 यूनिट आ रही है बेटा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? एन की वैल्यू 5 निकल के आ गई बेटा। और ये कैसा यौगिक है? सम्मित यौगिक है। विषम संख्या में यहाँ पर एन की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा? 2 की पावर 5 - 1 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 1/2 - 1, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा 2 की घात 4, 6/2 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 की घात 2। 2 की घात 4 कितना होता है भाई? 16। ये तो पता होगा। 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 कितना आ गया भैया? 20। 20 इसका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n + 1/2 - 1। देख लो भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। 6/2, 3 - 1, 2 की घात 2, 2 की घात 4, ठीक है ना, कोई लफड़ा नहीं है। फिर यहाँ पर देखूंगा 13th वाले में, तो ये वाली तो जीआई दर्शाएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे ये वाली दर्शाएगी, ये वाली दर्शाएगी, ये वाली दर्शाएगी, 3 दर्शाएगी। वही वाली बात आ रही है बेटा, बीच में से काटूंगा तो सम्मित आ रही है। एन की वैल्यू कितनी आ रही है यार? एन की वैल्यू 3 निकल के आ रही है, यानी कि 2 की घात 3 - 1 प्लस 2 की घात 3 प्लस 1/2 - 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 4 बनेगा, और 4/2 2 - 1 2, यानी कि 6 आ जाएगी आपके आंसर। क्या आ जाएगा? 6 आपका आंसर आ जाएगा जीआई का। बात समझ में आ रही है? तो एक प्रोफाइल के सवाल तो ये होगा जिसमें हमें सम्मित और असम्मित यौगिक पहचानना है, जीआई इकाई पहचाननी है, और फॉर्मूला लगा देना है सिंपली, है ना। एक तरह के सवाल तो ये हो गए। अब दूसरे तरह के सवाल देखते हैं। दूसरे तरह के सवाल कैसे होंगे बेटा? चक्रीय यौगिक वाले होंगे। और चक्रीय यौगिक वालों के लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आपको उसको अच्छे से सुनना है और अपने कानों में अच्छे से डाल लेना है कि आपको जब भी चक्रीय यौगिक दिखेंगे तो आप क्या करोगे बेटा? ड्रॉ एंड चेक, ठीक है ना। बनाओगे और चेक करोगे, बनाओगे और चेक करोगे। आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर गलत आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको दूसरी तरह के जो प्रोफाइल है उसमें क्या करना है बेटा? ड्रॉ एंड चेक करना है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी अंग्रेजी सबको आनी चाहिए, है ना। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, कोई मैं अंग्रेजी माध्यम से नहीं हूँ, तो इतनी हिंदी मीडियम में आती है, इतना ड्रॉ एंड चेक सबको पता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रोफाइल में सवाल जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? मान लो यहाँ पे 3 ए लगे हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा लफड़ा क्या होता है कि सर हम जीआई इकाई किसको माने? अगर आप इस दोनों को जीआई इकाई मान लोगे, फिर आप इस दोनों को मान लोगे, तो ये वाला 2-2 बार काउंट हो गया यार। अगर आप इसको और इसको मान रहे हो तो ये वाला कार्बन 2-2 बार काउंट हो गया यार। बात समझ में आ रही है? आप इसको और इसको मान लोगे तो ये वाला 2-2 बार काउंट हो गया यार, ये वाला कार्बन। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको ड्रॉ करने हैं इसके और उसको चेक करना है। ड्रॉ और चेक का मतलब क्या है? हमें क्या पता है कि यार घूर्णन प्रतिबंधित इकाई, टर्मिनल संयोजकता भिन्न, और तीसरी बात जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, L1 नॉट इक्वल्स टू L2। अगर वो वाली बात है तो ज्यामितीय समावयवी है, L1 नॉट इक्वल्स टू L2 वाली बात नहीं है तो ज्यामितीय समावयवी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? ड्रॉ एंड चेक कैसे करूंगा? यहाँ पर क्या करना पड़ता है अपन को? वेज और डैश पे बना के देखना है। इनको क्या करना है? इनको इनकी स्थिति देते हुए हमें बनाना है। जैसे तीनों के तीनों ए कैसे आ सकते हैं बेटा? तीनों के तीनों ए बाहर की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। और आपको बनाना ही है। मैं इसका शॉर्टकट भी बता सकता था आपको लिख के कि तीनों ए अप, तीनों ए डाउन, लेकिन मैं वो नहीं बताना चाहता, क्योंकि जब मैं आगे चल के प्रकाशीय समावता पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जब आपको मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, प्रकाशीय समावता पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर वापस से यही सवाल रिपीट होंगे। वहाँ पे आपको फिर बना के ही देखने पड़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी से बनाना सीख जाओगे तो वहाँ पे आधा काम आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ए बाहर जा सकते हैं यार। और क्या हो सकता है बेटा? कोई भी एक ए डैश पे चले जाए, बाकी का ए
किस पे चल जाए, वेज पे। हमें क्या देखना होता है कि L1 नॉट इक्वल टू L2 होना चाहिए। अभी इन दोनों एक ही दूरी नापूंगा, इन दोनों एक ही दूरी, इन दोनों एक ही दूरी, तो मान लो वो L1 आ रही है। लेकिन जब मैं इन दोनों एक ही दूरी नापूंगा या इन दोनों एक ही दूरी नापूंगा तो वो क्या आएगी, भिन्न आएगी बेटा, वो L2 आएगी। और L1 नॉट इक्वल टू L2 वाला केस होता है तो वो कैसा होता है, ज्यामितीय समावयवी होता है। बात समझ में आ रही है आपको। अब चाहे आप 2 वेज पे रख लो और 1 डैश पे रख लो। अब मैं तीसरा केस आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 डैश पे रख लो। अगर मान लो मैंने 2 डैश पे रख लिया और 1 को वेज पे रख लिया, तो ऐसे केस में क्या है, जब आप इसको घुमाओगे ना तो ये यही चीज़ लिखी हुई है। जब आप इसको घुमाओगे तो 2 वेज पे और 1 डैश पे आ जाएगा। ये बात समझ में आती है। वेज का मतलब आपकी तरफ, डैश का मतलब आपसे दूर। वेज का मतलब आपकी तरफ, डैश का मतलब आपसे दूर। तो 2 डैश पे आपसे दूर हो गए, 1 वेज पे आपकी तरफ हो गया। इसको घुमाओगे तो यही वाला केस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो बताओ ये और ये सेम है कि अलग है। अगर इसमें L1 नॉट इक्वल टू L2 चेक करने जाओगे तो ये सेम आएगा कि अलग आएगा, सेम आएगा तो दोबारा नहीं लिखेंगे। आप तीनों वेज पे लिखे हुए हैं। अगर आप बोलोगे कि सर ये भी तो हो सकता है कि तीनों डैश पे चले जाएं, तो आप बना के देख लो ना यार, किसने मना किया है। लेकिन आप इसको जब पलटी मारोगे तो तीनों डैश किस पे चले जाएंगे, तीनों वेज पे। तो यही वाला केस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, यही वाला केस लिखा हुआ है, यानी कि दोबारा रिपीट हो गया तो इसको भी कैंसिल। मतलब कुल मिला के इस यौगिक के कितने ज्यामितीय समावयवी संभव है, केवल 2 ज्यामितीय समावयवी संभव है। और अगर आप फॉर्मूला लगाते तो पता नहीं कितने आ जाते हैं आपके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक ही कार्बन को 2-2 बार गिनती में ले रहे हो। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, चेक करना है। आपको क्या है, प्रत्येक वैलेंसी को क्या करना है, एक बार आपकी तरफ रख के देखना है, एक बार आपसे दूर रख के देखना है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले सबको आपकी तरफ रख लो, जितने भी समूह दिए हुए हैं सबको वेज पे डालो, फिर किसी एक को डैश पे डालो, फिर किसी 2 को डालो, फिर 2 को डालने के बाद चेक करो कि कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रहा। अभी तो 3 सदस्य वाले दिए मैंने, 4 वाली भी दूंगा, 5 वाली भी दूंगा, 6 वाली भी दूंगा। तो इसमें एक से ही काम चल गया डैश पे डालने पे। कहीं कहीं पे 2 को भी डैश पे डालना पड़ेगा, कहीं कहीं पे 3 को भी डैश पे डालना पड़ेगा। तो आपको प्रत्येक केस को चेक करते हुए चलना है। कैसे करेंगे, तीनों को वेज पे डालो, फिर किसी एक को डैश पे डालो, फिर किसी 2 को डैश पे डालो, फिर किसी 3 को डैश पे डालो। करते रहना है। मेहनत करने से ही नंबर आएंगे, बिना मेहनत के नहीं होता भैया। बात समझ में आ गई। मेहनत करने से ही पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कितने जीआई संभव है यार, इसके 2 जीआई संभव है। पहला सवाल, मैं गिनती वापस पहले से चालू कर रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे केस है, दूसरी प्रोफाइल के सवाल है। एक और देखो, एक और एग्जाम्पल बात करते हैं अपन। फिर तीसरा एग्जाम्पल मैं उम्मीद करूँगा कि आप बता दोगे। अरे चल रहे, कौन बताएगा, उम्मीद कर ले। 2 ए लगे हैं, 1 बी लगा है। यहाँ पे तीनों ए थे, तो क्या करोगे, ड्रॉ एंड चेक। तीनों के तीनों को कहाँ डालोगे यार, ए बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इनको भर नहीं रहा हूँ। आपको ये भी वेज की तरह ही मानना है। भरूंगा फिर चौक ज़्यादा वेस्ट होती है, डस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इसको भर नहीं रहा हूँ। ये भी क्या है, वेज है। डैश कैसे बनाता हूँ मैं, डैश ऐसे बनाता हूँ, खटखट खटखट लाइनें खींच के। अब मैंने क्या बोला आपको कि अबे सारी संभावनाएं चेक करनी है, तीनों वेज पे आ गए। अब किसी एक को डैश पे लेके जाऊँगा, किसी एक को डैश पे ले जाने की सारी संभावनाएं चेक करूँगा। ए को ले गया, ऐसा भी तो हो सकता था यार कि बी डैश पे चले जाता, 2 ए तो वेज पे आ जाते और 1 बी डैश पे चले जाता। एक बार ए को डैश पे ले लिया, एक बार बी को डैश पे ले लिया। आप इसको घुमा के देखोगे तो कभी भी ये नहीं बनेगा, इसको घुमा के देखोगे तो कभी ये नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 2 को डैश पे ले जाओगे, आप चाहे 2 ए को डैश पे ले जाओ, चाहे आप ए बी को डैश पे ले जाओ, तो इनमें से रिपीट होने लग जाएंगे। यानी कि इसके कितने बन सकते हैं बेटा, केवल 3 बन सकते हैं जीआई, ज्यामिति समावयवी। एक को डैश पे ले जाने की भी सारी संभावनाएं देखनी है। सारे को वेज पे ले गए, फिर किसी एक को डैश पे ले गए। एक को डैश पे कैसे कैसे ले जा सकते हैं, अलग अलग समूहों को डाल के वो भी चेक करते जाना है। बात समझ में आ रही है। प्रैक्टिस का खेल है, सारा खेल प्रैक्टिस का। मुझे तो क्या है, याद है, आपको क्या है, सीखना है, ठीक है ना। तो याद और सीखने में बहुत अंतर है, लेकिन सीख जाओगे तो फिर आपको भी वो चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाएगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। जैसी मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वैसे फॉलो करते जाओ, कान खड़े करो, सुनो। वापस क्या बोल रहा हूँ, तीनों वेज पे, फिर किसी एक को डैश पे, उस एक को डैश पे ले जाने की सारी संभावना है, फिर किसी 2 को डैश पे, फिर उसको ले जाने की सारी संभावना है। ऐसे करना है यार, सिंपल है कि नहीं है। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, तीनों ए अप साइड, 2 ए अप, 1 ए डाउन, ऐसे करके भी चला सकते थे, लिख के भी काम चला सकते थे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप संरचना बनाओ, 1-2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपका आगे का काम आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने कराए, तीसरे एग्जाम्पल की मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप करके बताओगे, है ना। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखते हैं आप कितने खरे उतरते हो उम्मीदों पर। तीसरा क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है बेटा। आप चाहो तो घर बैठ के आप खुद भी बना सकते हो, रैंडम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, बस उस क्वेश्चन में आप रसायन विज्ञान से बाहर ना निकल जाओ, है ना, केमिस्ट्री से बाहर ना निकल जाओ, वो बात है। अब ए बी सी तीनों समूह कैसे लगे हुए हैं, अलग लगे हुए हैं। पोज करो, ट्राई करो। आपने पोज करके ट्राई किया होगा, आपने मेरी बात मानी होगी और आपने क्या किया होगा बेटा, तीनों को किस पे लगे होंगे, आप वेज पे लगे होंगे। फिर आपने मेरी बात मानी होगी कि सर ने बोला था किसी एक को डैश पे ले जाओ और दो को किस पे रहने दो, वेज पे रहने दो। फिर तब तक मत छोड़ो उसकी सारी संभावनाएं, जब तक एक डैश पे जाने की सारी संभावनाएं खत्म ना हो जाए। तो हम ए को लेके गए तो सर हम बी को भी लेके गए और ए और सी को किस पे रहने दिया, वेज पे। और फिर हमने आपकी बात मान के एक बार सी को भी लेके गए और ए और बी को किस पे रहने दिया, वेज पे। फिर सर हमने दो डैश पे ले जाने की कोशिश करी, जैसे हमने ए और बी को वेज डैश पे ले जाने की कोशिश करी, सी को वेज पे रहने दिया, लेकिन जैसे ही हमने इसको पलटा तो ये कौन सा केस आ गया सर, यही वाला केस रिपीट हो गया। आप पलट के देख लो, यानी कि इस केस को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बेटा, नहीं लिखेंगे। कुल मिला के कितने जीआई संभव है इसके, 4 जीआई संभव है, क्योंकि इन 4 में ही L1 नॉट इक्वल टू L2 वाली बात आ रही है। सारे वेज पे, कोई एक डैश पे जाने की सारी संभावना है। फोर्थ एग्जाम्पल आप ही लोगों को करना है। यहाँ पर चारों के चारों क्या लगे हुए हैं बेटा, ए लगे हुए हैं। अब ए की जगह पता है वो क्या दे सकता है क्वेश्चन में, है ना, मैं आपको ए से करा रहा हूँ, कंसेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। चारों ब्रोमीन डाल दे, चारों क्लोरीन डाल दे, चारों मिथाइल डाल दे, चारों इथाइल डाल दे, कुछ भी डाल दे, 4 समूह सेम डाल देगा। चारों फिनाइल डाल दे। बात समझ में आ रही, मैं ए लेके कर रहा हूँ, क्या बुराई है यार उसमें। बात समझ में आ रही, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं मिटा देता हूँ। आपको देखना है, एक बार एक को वेज पे एक को डैश पे ऐसे करके सारे केसेस बना के देख लो यार, इसमें क्या है, संभावनाएं तो देखनी है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा बेटा, तो आपने क्या किया होगा, चारों के चारों ए आप वेज पे ले गए होंगे, फिर कोई एक को आप डैश पे ले गए होंगे और सारे ही ए हैं, इसलिए किसी भी ए को लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक को डैश पे ले जाओ, बाकी सारों को मत लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चारों ही ए कैसे हैं बेटा, चारों ही कैसे हैं, ए है, है ना। अब क्या है यहाँ पर, अब आप यहाँ पर 2 डैश पे भी ले जा सकते हो। मैं 2 डैश पे ए ले गया भैया। अब आप इसको पलटोगे ना यार, तो पलटने पे कभी भी ये और ये नहीं बनेगा। अब ये 3 सदस्य वाली नहीं है, तो इसमें 2 डैश भी जा सकते हैं। तो 2 डैश कैसे कैसे जा सकते हैं, अगल बगल वाले। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाले भी तो अगल बगल वाले हैं, तो मैं इसको यूं घुमा दूंगा तो ये वही तो लिखा हुआ है यार। कोई भी 2 पास वाले ए, चाहे 2 पास वाले ए ये ले लो, 2 ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, चारों की बात एक ही है। तो कोई भी 2 पास वाले ए डैश पे जा सकते हैं। और एक और कैसे बेटा, वो कौन सा है, डायगोनल वाले। डायगोनल वाले जो हैं वो डैश पे जा सकते हैं। अब आप जैसे ही 3 ए डैश पे लेके जाओगे तो वो यही वाला केस बन जाएगा, जब आप उसको पलटोगे 3 ए वेज पर आ रहे हैं। आप 4 ए डैश पे लेके जाओगे तो यही बन जाएगा। आप 2 वेज पे 2 डैश पे वाले केस में ये 2 ही संभव है। आप चाहे ये 2 डैश पे ले लो, चाहे 2 डैश पे, पड़ोसी वाले और थोड़े दूर दूर वाले। कितने जीआई संभव है इसके भैया, इसके जीआई कितने संभव है, 4 जीआई संभव है। बात समझ में आती है आपको, इतनी सी बात है। अब मैं इस केस को हार्ड कर रहा हूँ, इस केस को हार्ड कर रहा हूँ, डरने का नहीं है। मैं चारों ए की जगह, फिर आप लल्लू पल्लू तो आप खुद ही खेल लोगे। ये 4 ए हैं, 3 ए 1 बी लगा के, 2 ए 1 बी सी लगा के, मैं क्या कर rहा हूँ, चारों के चारों क्या कर रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी लगा देता हूँ। चारों ही समूह अगर अलग आ जाए तो उस केस में क्या क्या बन सकता है, और उसको शॉर्ट तरीके से भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले मिटा देते हैं बेटा। मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, मज़ा आना चाहिए सॉल्व करने में, आपको उम्मीद तो यही है। बाकी तो तुम जानो क्या चाहते हो। देखो भाई, अपन ज़्यादा लाड़ में रखते नहीं है ना, अपना काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना। पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो पैसा तो हमारा बन ही रहा है कि नहीं। यहाँ पर ए बी सी और ये डी। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ यार, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। वही करना है, चारों को वेज पे, फिर एक को डैश पे ले जाने की सारी संभावना है, फिर 2 को डैश पे करके देखो, एक बार पोज करो, ट्राई करो। तो आपने ट्राई किया होगा और आपने देखा होगा यार कि चारों के चारों को आप किस पे लेके जा सकते हो यार,
चारों के चारों को आप वेज पे लेके जा सकते हो। फिर किसी एक को डैश पे ले जाने की संभावना क्या है? आप एक बार ए को ले गए, यहाँ पे डी है, बी और सी, ठीक है। जिस तरह से आप ए को डैश पे लेके गए हो, आप बी को भी ले जा सकते थे, सी को भी ले जा सकते थे, डी को भी ले जा सकते थे। यानी कि इसके कितने केस बनेंगे? 4 केस तो इसी के बन गए। मैं चारों बना के नहीं बता रहा आपको। क्यों नहीं बता रहा? ए को डैश पे ले गए होंगे, फिर एक बार बी को ले गए होंगे, फिर एक बार सी को ले गए होंगे, फिर एक बार डी को ले गए होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? शॉर्टकट, ठीक है ना। बी को, फिर सी को, फिर डी को, 4 केस बन गए कि नहीं बन गए? फिर 2 डैश पे ले जाने की संभावना क्या है? ए और बी को ले जाओ, सी और डी को छोड़ दो। अब आप सी और डी को डैश पे ले जाओगे तब भी वही बात है, पलटोगे तो सी और डी डैश पर जाएगा, ए और बी वेज पर जाएगा। लेकिन आप इसको पलटोगे तो कभी भी ए और सी डैश पे नहीं आएंगे। तो अपने को क्या करना है? एक केस वो भी बनाना है कि ए और सी डैश पे आ जाएं और बी और डी क्या आ जाएं? वेज पे आ जाएं। ये बात समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? अगर मैं इसको कितने ही पलट दूं तो वेज डैश वाला कभी भी दोनों डैश में या दोनों वेज में नहीं कन्वर्ट हो सकता। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पलटूंगा, सी डी जो है हमारा डैश पे आ सकता है, लेकिन कभी भी ए सी डैश पे नहीं आ सकता था। तो एक केस ये, एक केस ये, और एक तो आपको पता ही है डायगोनल वाला। ए को, अरे रुक जाओ, यहाँ पे मैंने सी डी, इसको यहाँ पे डी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी चेंज कर लो। यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर बी। अब आप इन ए और सी को डैश पे लेके गए हो, आप चाहोगे ना जब आप इसको पलटोगे तो बी और डी भी डैश पे चले जाएंगे यार। अगर आप ये वाला बनाने की कोशिश करोगे ना यार, बी, और अगर इसको वेज पे डाल दोगे तो ये और ये सेम ही है, ये वाला और ये वाला सेम ही है। इसको घुमाओगे तो यही आएगा, तो इसको नहीं लिखना। तो कितने बने भाई? 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो इसके कितने जीआई संभव है? 8 जीआई संभव है। कितने जीआई संभव है? 8 जीआई संभव है। मज़ेदार है कि नहीं है? लॉजिकल है कि नहीं है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? अब सबसे फेमस एग्जाम्पल लेके आऊँगा, लेकिन पहले यहाँ तक नोट डाउन करो। हाँ तो भाई आपने कर लिया होगा नोट डाउन। बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। अब जो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ वो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है वो, ठीक है ना। और उसके बारे में इतने तरीके के सवाल बनते हैं, ये टॉपिक से, इसके आगे वाले टॉपिक से, इसके पीछे वाले टॉपिक से, सभी टॉपिकों से उस पर सवाल बनते हैं। उसका नाम 4 तरीके तो उसके नाम ही है, तो 4 तरीके से तो सवाल पूछा ही जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा उसमें जो वेराइटी ऑफ सवाल बनते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो सवाल? वो सवाल है आपका क्लोरीन, ठीक है। अभी ये पिछले साल के जेई के सवाल, जेई में भी पूछा था, ठीक है, और उससे पिछले साल भी पूछा, उससे पिछले साल नीट में भी पूछा था, ठीक है। क्लोरीन की जगह कभी मिथाइल लगा के दे देता है, ठीक है ना। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है गामाक्सिन। इसी को बेटा 666 यानी कि 3 छक्का भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को बेटा लिंडेन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को बेटा BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। सब इसी के नाम है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो गामाक्सिन बोल लो, 666 बोल लो, लिंडेन बोल लो, BHC बोल लो, वेरी इंपॉर्टेंट बोल लो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें अपने को ज्यामितीय समावयव कैलकुलेट करने हैं। इसमें कितने तरह के सवाल बन सकते हैं आगे चल के जब प्रकाशीय समावता पढ़ाएंगे, तो इसमें प्रकाशीय सक्रिय कितने होंगे वो पूछ सकता है, मीजो कितने होंगे वो पूछ सकता है, कितनों में POS आ रही है, कितनों में COS आ रही है, कितने ज्यामितीय होंगे, कितने संरचनात्मक होंगे, सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। बहुत तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे तो आप खुद ही कर लोगे, सारों को वेज पे डाल के फिर डैश पे डाल के आपको बताना है कुल कितने जीआई होंगे। पोज करो, ट्राई करो, पोज करके अच्छा खासा टाइम लेना। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। सारे के सारे क्लोरीन किस पे आ जाएंगे बेटा? वेज पे आ जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्लोरीन किस पे आ जाएंगे? वेज पे आ जाएंगे। इसके अलावा कोई संभावना है क्या इसकी? नहीं। फिर क्या हो सकता है बेटा? एक क्लोरीन डैश पे आ सकता है, और एक के डैश पे आने की संभावना कितनी है? एक ही। एक ही तरीके से डैश पे आ सकता है, क्योंकि कोई से भी क्लोरीन को ले लो, बात एक ही है। अब 2 डैश पे आने की संभावना क्या है? दोनों पास पास वाला आ जाए, 1,3 वाला आ जाए, और क्या हो सकता था? 1,4 वाला आ जाए। बाकी के आइटम को वेज बना दो। मैंने पहले डैश बना के बताया आपको ताकि आपको क्लियरिटी आए। बाकी के आइटम को वेज बना दो।
बाकी के आइटम को वेज बना दो, ठीक है, और क्लोरीन क्लोरीन जोड़ दो। ये बात समझ में आ रही है ना, ये सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। 2 डैश पे जाने की संभावना, 1 डैश पे जाने की संभावना, 1 भी डैश पे जाने की संभावना, 1 भी डैश पे नहीं जाने की संभावना। अब इसमें 3 डैश पे भी जा सकते हैं। 3 डैश पे जाने की संभावना क्या है बेटा? तीनों अगल बगल वाले डैश पे चल जाए, 2 बगल वाले डैश पे चल जाए और एक थोड़ा दूर वाला चल जाए, और तीनों के तीनों ही दूर वाले चल जाए, बाकी के सब वेज पे। क्लोरीन 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 क्लोरीन, बाकी वेज पे, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बाकी वेज पे, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के अब 4 डैश पे लेके जाओगे ना, तो 4 डैश पे जाने की वजह से ये वाला आ जाएगा, 4 वेज वाला आ जाएगा, है ना। 5 वेज डैश पे लेके जाओगे तो ये वाला आ जाएगा, 6 डैश पे लेके जाओगे तो ये वाला रिपीट हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने आ रहे हैं बेटा? 3 3 6 2 8, यानी कि कुल जीआई गामाक्सिन के कितने संभव है यार, या फिर लिंडेन के या बीएससी के कितने संभव है? 8 जीआई संभव है। बिल्कुल याद होने चाहिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुल जीआई कितने होंगे? 8, नहीं तो बनाने बैठोगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। 2 तरह की प्रोफाइल मैंने खत्म कर दी जीआई की, एक तो जिसमें फॉर्मूला लगता है, दूसरा क्या है, ड्रॉ एंड चेक वाली बात है। मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल लेके बताया ड्रॉ एंड चेक करके, और मैंने खुद सॉल्व करके भी बताया आपको। तीसरे तरह की प्रोफाइल और लेते बेटा, उस प्रोफाइल को भी समझेंगे, उसमें केस बनाने वाली प्रोफाइल होती है, उसको भी समझ के फिर जीआई की गणना के सारे प्रोफाइल वाले सवाल आपके कवर अप हो गए, उसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, यौगिक तो बदल ही सकता है यार, लेकिन कंसेप्ट इसके बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है अपनी। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, और अगला केस डिस्कस कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर का जो हमारा केस है बेटा, वो क्या है, उसमें किस तरह की प्रोफाइल बनती है? सवाल इस तरह का बनता है, देखो। कुछ इस टाइप का सवाल बनेगा। अब आपको इसको देख के ऐसी फीलिंग आएगी बेटा कि ये सममित यौगिक है, इसमें जीआई इकाई 3 है, और आप इसका आंसर 6 लगा के आओगे, जबकि 6 नहीं होगा बेटा, इसका आंसर होगा 4। अब इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? आप इसको P मानो, इसको Q मानो, और इसको R मानो। तीनों जीआई इकाई जो है, इसको मैंने P माना है, इसको मैंने Q माना है, और इसको मैंने R माना है। PQR के लिए मैं सारे केस लिखूंगा, और आपके आंसर का जो 6 आने वाला है वो 6 के 6 केस आएंगे, लेकिन उसमें से मैं 2 केस काट दूंगा क्योंकि वो रिपीटेटिव केस है। और वो क्यों रिपीटेटिव है वो अभी बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे, यहाँ P लिखेंगे, यहाँ Q लिखेंगे, और यहाँ पे R लिखेंगे। पहचानना आपको खुद को पड़ेगा कि कौन सा सवाल कैसे पूछा गया है। इस तरह का सवाल बिल्कुल इसी तरह का दिखेगा, सूत्र वाला लगाने, फॉर्मूला लगाने वाला सवाल आपको क्लियर कट दिख जाएगा अलग से, और ड्रॉ एंड चेक करने वाला आपको क्लियर कट दिख जाएगा अलग से। सब कुछ किस पे डिपेंड होगा बेटा? प्रैक्टिस पे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा विजन क्लियर होगा आपका। अब PQR की बात करें तो Q और R क्या हो सकते हैं बेटा? Q और R अगर दोनों के दोनों E हो जाए, Q भी E हो जाए, ये भी तो ज्यामितीय समानता दर्शा सकता है, तो ये E हो जाए और ये भी E हो जाए, तो इस इकाई के लिए दोनों E हो गए, तो यानी कि दोनों टर्मिनल संयोजकता सेम हो गई। तो क्या P ज्यामितीय समानता दर्शाएगा? बिल्कुल नहीं दर्शाएगा। जब दोनों Z हो जाएंगे तब भी नहीं दर्शाएगा। 2 केस तो ये हो गए। जब ये E होगा, ये Z होगा, यानी कि Q होगा E और R होगा Z, तो उस केस में P क्या हो सकता है बेटा? E हो सकता है। जब ये E होगा, ये Z होगा, तो ये Z हो सकता है। ये Z होगा, ये E होगा, तो ये E हो सकता है। ये Z होगा, ये E होगा, तो ये Z हो सकता है। ये 4 संभावना है। ये E Z होगा तो हो सकता है ये E हो जाए, ये E Z होगा तो ये Z हो जाए। ये Z कैसे हो जाएगा सर? अबे ये CH3 और H पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब इन चारों केसेस को मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, और मैं बताऊंगा आपको कि इन 4 केस में से 2 केस एक जैसे हैं तो वो कट जाएंगे। कैसे कटेंगे देखो, इधर मैं ये P लिख रहा हूँ,
P में एक बार मैंने यहाँ पर CH3 लिखा, यहाँ पर H लिखा। Q और R के लिए मैं सीधे सीधे EZ लिखूंगा, ठीक है ना। Q और R के लिए मैं सीधे सीधे EZ लिखूंगा। अगर ये E है और ये Z है, पहला केस, ठीक है। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर मैंने H लिखा, यहाँ पर मैंने CH3 लिखा, यहाँ पर मैंने Z लिखा, यहाँ पर मैंने E लिखा। ये P की बात कर रहा हूँ, ये Z ही हो सकता है। और क्या हो सकता था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H हो जाए, यहाँ पर Z हो जाए, यहाँ पर E हो जाए, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, E हो जाए और Z हो जाए, ठीक है। एक बार तो EZ वाला केस ले लिया, एक बार ZE वाला केस ले लिया, एक बार EZ वाला केस ले लिया, और एक बार ZE वाला केस ले लिया। इधर CH3H को भी चेंज करता जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, चारों चीज़ें अलग लिखी हुई है अभी, है ना। अब जब ये E है, ये Z है, E और Z में से किसको प्राथमिकता मिलती है, Z को। CH3H में से किसको मिलेगी, CH3 को। यानी कि इस द्विबंध इकाई के लिए ये क्या है बेटा, ये E है। यहाँ पर EZ में से किसको मिलेगी, Z को। मिथाइल और H में से मिथाइल को, यानी कि ये क्या है हमारे लिए, Z है। इस EZ में से किसको प्राथमिकता मिलेगी, Z को। H और मिथाइल में से किसको मिलेगी, मिथाइल को, यानी कि ये हमारे लिए E है। H और मिथाइल में से मिथाइल को, E और Z में से Z को, ये हमारे लिए क्या है, Z है। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, PQR। ये तो Q है हमारे लिए, ये R है और ये P है, सभी केसेस में ये है। P क्या है हमारा, E, Q क्या है हमारा, E, Z क्या है हमारा, R। EZ वाला सिस्टम आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ZZE वाला आ रहा है, ये क्या आ रहा है, EZE वाला आ रहा है, EZE है ना, PQR, ZEZ वाला सिस्टम आ रहा है। अब आप इसको देख लो आराम से, EEZ ये रहा, ZZE ये रहा, ZEZ ये रहा, EZE ये रहा। चारों डायग्राम मैंने बनाए हैं आपके लिए, चारों केस के लिए। अब मुझे प्रूफ करना है कि इनमें, इन चारों में से दो सेम है। दो सेम कैसे हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको बोलूँ इस यौगिक को घुमाओ, बीच में से घुमाओगे तो क्या देखेगा, ये CH3 नीचे आ जाएगा, H ऊपर चल जाएगा, CH3 नीचे आ गया, H ऊपर चल गया, Z ऊपर चल जाएगा, E नीचे आ जाएगा, Z ऊपर चल गया, E नीचे आ गया। अबे घुमाने से दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम ही तो आ रहे हैं। अगर मैं इसको घुमाऊं तो यही तो लिखा हुआ है। ये वही वाली बात है जो सममित यौगिक में मैंने आपको बताई थी, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस घुमाने पर सेम ही होते हैं। तो ये इसको घुमा रहा हूँ तो घुमाने पर ये यही तो लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, सेम है, समान है। फिर इसको देखो, अगर मैं इसको बीच में से देखूं और मैं घुमा दूं यहाँ से, तो CH3 नीचे H ऊपर चल जाएगा, CH3 नीचे H ऊपर चल गया, Z नीचे आ जाएगा, E ऊपर चल जाएगा, Z नीचे E ऊपर, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, सेम है। यानी कि कौन कौन से सेम है, केस सेम है, EEZ और EZE, EEZ और EZE, ये दोनों कैसे हैं बेटा, सेम है। और ZEZ और ZZE कैसे हैं, सेम है। तो यानी कि मुझे ये वाला काट देना चाहिए और ये वाला काट देना चाहिए। तो कुल मिला के मेरे पास कितने केस बचे, 4। आपके हिसाब से कितने आने चाहिए थे, 6, 4 आ गए। मैंने प्रूफ किया है, आपको सारे डायग्राम बना के प्रूफ किया है। यानी कि इस यौगिक का आंसर आएगा, कितने GI संभव है, केवल 4 GI संभव है। होना 6 चाहिए था, मैं कोई मना नहीं कर रहा उसके लिए। कुछ लोगों ने तो बोला होगा 8 आएगा, वो तो बिल्कुल ही गधेड़े हैं, है ना। जब बोल दिया सम्मित के लिए अपन को फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ता है, तो फिर असम्मित वाला लगाना तो बेवकूफ़ी है ना। तो असम्मित तो है ही नहीं है, तो 8 वाले तो बिल्कुल ही अपने आप को अलग कैटेगरी में रख लें, है ना। बुरा मत मानना, लेकिन बता रहा हूँ 6 वाले फिर भी मैं मानता हूँ कि थोड़े लॉजिकली सोचे हैं, लेकिन आंसर कितना आएगा बेटा, 4। वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया। एक केस तो ये है थर्ड वाले में, पहला एग्जाम्पल। इसी में एक और केस बनता है, उसको भी देख लेते हैं। फिर इसमें वेराइटी ऑफ सवाल बनेंगे, उनको मैं लिख दूंगा। बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। चलो दूसरा केस देखो। दूसरा केस क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। अब P कभी भी GI नहीं दर्शाएगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है उसके पास। टर्मिनल संयोजकता कैसी है, दोनों हाइड्रोजन है, यानी कि P तो निपट गया।
यानी कि अब तो 4 भी नहीं आएंगे। अब क्या क्या हो सकता है, ये दोनों कैसे हो जाए बेटा, दोनों ई हो जाए, दोनों जेड हो जाए, ये ई हो जाए, ये जेड हो जाए, ये जेड हो जाए और ये ई हो जाए। सर अभी भी तो 4 बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों कैसे हैं बेटा, समान है, एक जैसे हैं, सेम है। कैसे सेम है, अभी प्रूफ कर देते हैं यार। यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ पर जेड लिखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर जेड लिखा है, यहाँ पर ई लगा दिया। घुमाओ इसको घुमाओगे तो जेड ऊपर ई नीचे लिख दूंगा तो कोई फर्क आएगा क्या यार। ये दोनों कैसे हैं, समान है, यानी कि ये दोनों केस समान है, यानी कि एक केस तो ये बन रहा है, दूसरा केस ये बन रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। होना कितना चाहिए था, 4, लेकिन आ कितना रहा है, 3। अब कुछ नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर इस द्विबंध की जगह कोई दूसरी यूनिट फंसा दूंगा, इस द्विबंध की जगह कुछ और यूनिट फंसा दूंगा, लेकिन ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। ये यूनिट कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये दोनों यूनिट को सेम होना पड़ेगा, तभी जाके इस वाले केसेस में ये चीज़ें काउंट होंगी। तो आओ बाकी के एग्जाम्पल अब तुम करो, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इनमें, लल्लू लल्लू सवाल हैं। ये देखो कैसे केसेस बना रहा हूं मैं। देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन लल्लू सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये द्विबंध की जगह मैंने ये लिख दिया, एक बार कोशिश करो, बाकी इधर मिटा देता हूं मैं। डस्टर की आत्मा निकल गई है, अब तो ये साफ भी नहीं कर पाएगा। पुताई करनी पड़ रही है यार। 4th वाला सवाल, चलो तो तीसरा वाला सवाल आपने ट्राई कर लिया होगा बेटा। तीसरे वाले सवाल में ये भी जीआई दर्शा सकता है, ये भी दर्शा सकता है और ये भी दर्शा सकता है, तीनों जीआई दर्शा सकते हैं। और मैंने आपको बोला था जब ये दोनों एक जैसे दिखेंगे तो ही हमें इसको तीसरी कैटेगरी में फॉल करना है, तीसरी तरह की प्रोफाइल में फॉल करना है। तो सीधे सीधे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये P है, ये Q है और ये R है। जब Q और R समान होते हैं तब आंसर कितना आता है, 4 आता है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। चौथा वाला सवाल, चौथा और 5वां और 6ठा पोज करके ट्राई करो, 4th 5th 6th। तो 4th वाला आपने ट्राई किया होगा, आपने देखा होगा सर यहाँ से और यहाँ से तो जीआई संभव है, लेकिन ये वाली जो है टर्मिनल से नहीं दिखाती, नॉन टर्मिनल से दिखाती है, यानी कि यहाँ से जीआई संभव नहीं है। यानी कि सर ये 3rd केस का 2nd प्रोफाइल आपने निकाला है, जिसमें आप ई जेड जेड और ई जेड और जेड ई की बात करते थे, तो ये दोनों सेम ही आते थे। तो यानी कि सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। कुछ भी बना के दे सकता हूँ मैं, बस ध्यान रहे कि ये जो Q है और जो R है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके ये प्रोफाइल वर्क करेगी। फिर यहाँ पर देखो ये क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R। पहले मैंने यूं करके दिया था, अब मैंने यूं करके दे दिया। इसको आप चाहो तो डायग्राम को यूं बना लो, ये लो। ये जीआई नहीं दर्शाएगी, ये दर्शाएगी, ये दर्शाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसके लिए, 3। कितने लल्लू लल्लू सवाल है, लिखने में दिखने में, लिखते वक्त और दिखते वक्त दोनों कितने हार्ड लग रहे थे, लेकिन है कितने लल्लू। फिर आपने ये वाला ट्राई किया होगा, इसको ऐसे लिखा होगा, लोन पेयर H NH NH। सर ये NH कैसे दिखाएगा सर? अरे भैया उसके पास एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, लोन पेयर एक हाइड्रोजन है, तो वही PQR वाली बात है। PQR और PQ और R तीनों ही दिखा रहे हैं जीआई, और Q और R सेम है। आंसर कितना आएगा, 4। आंसर कितना आएगा, 4। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ सवाल थे। चलो चलो एक सवाल और याद आया, एक सवाल और याद आया। चलो 7th नंबर पे
अच्छा हुआ मैं भूल जाता, नहीं तो। ये 7वें नंबर का सवाल है। ये कैसा है बेटा? बाईसाइक्लिक यौगिक है। कैसा है? बाईसाइक्लिक यौगिक। इसमें भी जीआई संभव हो सकता है। इसमें जीआई कैसे संभव होता है? ये कार्बन कैसा बेटा? sp3, ये कार्बन भी sp3। इसमें जो होते हैं ना हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन वैच पे जा सकते हैं और इसका दूसरा रूप भी बन सकता है बेटा। और वो दूसरा रूप क्या है? ये हाइड्रोजन वैच पे चले जाए और ये हाइड्रोजन डैश पे चले जाए, यानी कि इसके 2 जीआई संभव है। कितने जीआई संभव है? 2। दोनों वैच पे, एक वैच पे एक डैश पे, ठीक है ना। बस ये इतनी सी बात बतानी थी। मैंने आपको सारे तरह के प्रोफाइल के सवाल करा दिए, आपको फॉर्मूला कब लगाना है वो बता दिया, आपको ड्राइंग चेक कब करना है वो बता दिया, और कैसेस कब बनाने हैं वो बता दिया। आपको खुद को जज करना पड़ेगा कौन सा सवाल है। जज कैसे होगा? जब आपकी प्रैक्टिस उम्दा लेवल पे होगी। यहाँ तक पूरा ज्यामितीय समानता खत्म हो चुका है मेरी तरफ से, पूरा खत्म हो चुका है भाई, ठीक है ना। मैंने आपको कौन कौन से केसेस में ज्यामितीय समानता होता है, कौन कौन जीआई दर्शाते हैं, कौन नहीं दर्शाते हैं, किस कंडीशन में दर्शाते हैं, किस कंडीशन में नहीं दर्शाते हैं, दर्शाएंगे तो कितने ज्यामितीय समावी बनाएंगे, वो सारे केसेस मैं आपके लिए कवर कर चुका हूँ। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्लास में मैं संरूपण समावता स्टार्ट करूँगा। प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ के आए। संरूपण समावता में लॉजिकली आपको 3D में दिखना जरूरी है, त्रिविमीय में दिखना जरूरी है। मैं मॉडल लेके आऊँगा, उसी से पूरा संरूपण समावी समझा दूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।